हाय स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स चैप्टर 3 आव्यूह मैट्रिक्स इसके हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे आज। तो चलिए, आव्यूह इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या होता है इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। आव्यूह मैट्रिक्स, आव्यूह संख्या सजावट का एक क्रम है जिसमें संख्या को पंक्ति रो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे रो, तथा स्तंभ, इसको इंग्लिश में कॉलम के आधार पर सजाया जाता है। मतलब आव्यूह जो है एक संख्या सजावट का क्रम है जिसको हम लोग पंक्ति रो के रूप में तथा स्तंभ कॉलम के रूप में सजाते हैं। अब हम लोग आव्यूह का चिन्ह देखते हैं। आव्यूह का चिन्ह कैसा होता है? आव्यूह का चिन्ह साइन ऑफ मैट्रिक्स, ये है आव्यूह का चिन्ह, साइन है। मतलब ये इसके अंदर जब कोई संख्या लिखी हुई रहेगी तो वो क्या होगा? आव्यूह। ठीक है। अब आव्यूह में हमें दो चीज़ मिला, पंक्ति रो और तथा स्तंभ कॉलम। तो अब हम लोग पंक्ति और स्तंभ को समझेंगे बारी बारी से। तो पहले हम लोग पंक्ति रो को समझते हैं। ये क्या होता है? पंक्ति पंक्ति, इसको इंग्लिश में बोलेंगे रो। किसी आव्यूह चिन्ह में बाईं से दाईं ओर जाने वाली रेखा को पंक्ति कहते हैं। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। मतलब जब बाईं से दाईं ओर रेखा जाएगा तो उसी को हम लोग बोलेंगे पंक्ति। जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं कि बाईं से दाईं ओर ये रेखा गया है R1, R2, R3, ये बाईं से दाईं ओर रेखा गया है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रो, पंक्ति। ठीक है। तो हम लोग इसको समझ गए और इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। पंक्ति को किससे सूचित किया जाता है? आर द्वारा। अब हम लोग स्तंभ को समझते हैं। स्तंभ क्या होता है? स्तंभ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कॉलम। किसी आव्यूह चिन्ह में ऊपर से नीचे की ओर जाने वाली रेखा को स्तंभ कहते हैं। इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर, जब ऊपर से नीचे की ओर कोई रेखा आएगा तो उसी को हम लोग स्तंभ बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ऊपर से नीचे की ओर ये रेखा आया है, C1, C2, C3, नीचे की ओर एरो का साइन है, तो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्तंभ, कॉलम। अब हम लोग कुछ नोट को देख लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण नोट है, इससे आपको बहुत सी जानकारी मिलेगी आव्यूह की। आव्यूह चिन्ह के अंदर किसी संख्या को उस स्थान पर लिखा जाता है जहाँ पंक्ति रो और स्तंभ कॉलम एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर एक फिगर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जैसे ये कॉलम है और ये क्या है? रो है, पंक्ति है और ये स्तंभ है। तो यहाँ पर देखिए, पंक्ति और रो और स्तंभ कॉलम जहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है उसी स्थान पर क्या होता है? संख्या लिखा जाता है। जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करता है वहीं पर संख्या लिखा जाता है। इसका उस नोट का मतलब यही है। अब हम लोग दूसरा नोट को देखते हैं। दूसरा नोट क्या कहता है? आव्यूह चिन्ह के अंदर किसी संख्या को ठीक एक दूसरे के सामने तथा एक दूसरे के नीचे लिखा जाता है। मतलब जहाँ प्रतिच्छेद किया तो एक दूसरे के नीचे और एक दूसरे के सामने लिखते हैं, इधर उधर नहीं लिखते हैं। अब तीसरा नोट हम लोग देख लेते हैं। आव्यूह चिन्ह के अंदर लिखी गई संख्या धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य साथ ही साथ बटा में हो सकता है। मतलब आव्यूह चिन्ह के अंदर संख्या जो होता है वो किसी भी रूप में होता है। धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और बटा में भी हो सकता है। ठीक है, इस नोट का यही मतलब है। और अब चौथा नोट क्या है? आव्यूह को अंग्रेजी के किसी भी बड़े अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। आव्यूह की जो सूचित करते हैं वो ए से लेकर जेड तक सूचित करते हैं बड़े अक्षर के साथ। ठीक है। अब हम लोग आव्यूह की कोटि, ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स को समझते हैं। ये सबसे वीवीआई टॉपिक है।
ठीक है, इसको हम लोग महत्वपूर्ण समझेंगे। ठीक है, ध्यान से इसको देखिएगा। किसी भी आव्यूह में पंक्ति की संख्या m तथा स्तंभ की संख्या n के गुणनखंड को आव्यूह की कोटि कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पंक्ति की संख्या जो होता है उसे हम लोग m द्वारा सूचित करते हैं तथा स्तंभ की संख्या जो होता है वो इसे हम n द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, अब आव्यूह की कोटि क्या होता है, यहाँ बोला है कि गुणनफल के बराबर होता है। किसके किसके? पंक्ति की संख्या के और स्तंभ की संख्या के गुणनफल के होता है आव्यूह की कोटि। तो पंक्ति की संख्या नंबर ऑफ रो किसके द्वारा सूचित किया जाएगा? m के द्वारा, और स्तंभ की संख्या नंबर ऑफ कॉलम n के द्वारा इसे। तो ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स बराबर क्या हो जाएगा? m गुना n। मतलब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की कोटि। तो हमें कोटि बराबर सूत्र क्या मिल गया? m गुना n, यही है सूत्र। अब इस प्रकार के हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न है कि इसमें देखिएगा a बराबर कोई आव्यूह दिया है 3, 2, 4, 6। ठीक है, तो इसमें आपको पूछेगा एग्जाम में कि इसकी कोटि बताइए। ठीक है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे ध्यान से देखिएगा। तो इसकी आपको पूछेगा कि इसकी कोटि बताइए। तो कोटि हम लोग कैसे निकालेंगे कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं? आव्यूह की कोटि। तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितना है देख लीजिएगा। बाईं से दाईं ओर जाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? पंक्ति। तो इधर से बाईं से दाईं ओर जा रहा है कौन थे? एक रेखा और दो रेखा। तो पंक्तियों की संख्या कितना हो गया? 2। तो पंक्तियों की संख्या को m द्वारा सूचित करते हैं और स्तंभों की संख्या क्या है? 1, 2। तो यहाँ पर 2, तो m गुना n, तो 2 गुना 2, ये हमारा क्या हो गया? आव्यूह की कोटि। ठीक है, इसको हम लोग 2 गुना 2 4 नहीं लिखेंगे। 4 अगर लिख देंगे तो ये गलत हो गया। हमें सिर्फ आव्यूह की कोटि पूछा है। ठीक है, अब एक और प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर b बराबर क्या दिया है? एक आव्यूह दिया है 4, 5। अब उसमें क्या हो जाएगा? कोटि m गुना n होता है सूत्र। तो पंक्तियों की संख्या कितना है? एक ठे है, 1। स्तंभों की संख्या ऊपर से नीचे 2। तो ये हो गया आव्यूह की कोटि। अब एक और हम लोग प्रश्न देख लेते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, 3 into 3 वाला देख लेते हैं। इस प्रकार का प्रश्न पूछता है एग्जाम में। तो इसमें देखिएगा कोटि बराबर हमें पता है m गुना n होता है। ठीक है, तो इसमें पहले m माने पंक्तियों की संख्या खोजेंगे कैटे हैं। तो पंक्तियों की संख्या 1, 2, 3। तो पंक्तियों की संख्या 3। स्तंभों की संख्या खोजेंगे कैटे हैं 1, 2, 3। तो स्तंभों की संख्या 3। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? आव्यूह की कोटि 3 into 3। अब चौथा भी देख लेते हैं। p बराबर 7, ये भी एक आव्यूह है। ठीक है, तो इसमें पंक्तियों की संख्या क्या है? स्तंभों की संख्या क्या है? ये देखिएगा बाईं से दाईं ओर जा रहा है, एक एक जा रहा है, और ऊपर से नीचे आ रहा है, एक एक आ रहा है। तो 1 गुना 1 आव्यूह की कोटि इसका हो जाएगा।